गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता के लिए जो नया विज्ञापन है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जहां तक मुझे सूचना मिली है उसके अनुसार मार्च महीने में कैबिनेट पास होने के लिए जा रही है। लगभग 9,000 पदों पर जो विज्ञापन आने वाली है। अप्रैल महीने में आपको नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में मैं दो ग्रुप की चर्चा करूंगा। एक ग्रुप जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है, खासकर उसमें संविदा कर्मचारी हैं जो कि अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। न्यायावली जो बनी थी 2019 में और जिस न्यायावली के अंतर्गत 01/2019 विज्ञापन को पिछले साल 2 अप्रैल 2022 को रिजल्ट प्रकाशित किया गया था और 3 दिन तक रिजल्ट रहने के बाद उस रिजल्ट को आयोग अपने टेक्निकल एरर बता के रिजल्ट को विड्रॉ कर लिया था। उसी के अगेंस्ट में जब बाद में न्यायावली रद्द कर दी गई, पुरानी न्यायावली, और आयोग और जल संसाधन विभाग ने यानी कि बिहार सरकार का कहना था कि नया न्यायावली बहुत जल्द कैबिनेट से पास करवाया जाएगा और उसके बाद उस विज्ञापन को पुनः निकाला जाएगा। यानी कि 01/2019 पुरानी न्यायावली को संशोधन करके नया न्यायावली आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू स्टार्ट कर चुके हैं। खासकर संविदा कर्मचारी जो कि पहले से बिहार सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चैलेंज किया जाए कि पुरानी न्यायावली को क्यों रद्द कर दी गई और उसी न्यायावली के अनुसार बहाली निकाली जाए, जिससे कि उन लोगों को बेनिफिट हो। क्योंकि आपको पता है कि पुरानी जो व्यवस्था थी वो मेरिट बेसिस व्यवस्था थी, जिसमें आपको 25 मार्क्स जो है वो आपके काम करने पे यानी कि संविदा कर्मचारियों के लिए थी और 75 जो अंक थे वो आपको वेटेज दिया जा रहा था आपके एकेडमिक पे। लेकिन जो नई न्यायावली बनने वाली है, या कह सकते हैं कि जो 2022 में न्यायावली बन चुकी है, तो उसमें आपको एग्जाम बेसिस कर दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेशर्स कैंडिडेट की। बहुत सारे जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है यानी कि वो स्टूडेंट जो बिहार सरकार में काम नहीं कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स अपना प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। तो ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है। मेरा कहना है कि अगर संविदा कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो बहुत अच्छा है, आप जाइए, लेकिन आप प्रिपरेशन भी करते रहिए। अब हम इस वीडियो में आपसे जो मेन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, मेरे पास 4 पॉइंट जो है उसके लिए कंटिन्यू मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन चारों पॉइंट का एक अच्छा सा डिटेल आपको डिस्क्राइब कर सकूं। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर मुझे एज क्राइटेरिया के बारे में बताइए, क्योंकि मेरा एज खत्म हो चुका है। जब विज्ञापन निकाली गई थी 2019 में तो उस समय मेरी एज 1 साल बची हुई थी, किसी का कहना है कि 2 साल बचा हुआ था। तो क्या सर अब नया विज्ञापन आएगा तो हम लोग तो बाहर हो जाएंगे क्योंकि हम लोग का एज खत्म हो गया है। दूसरे कुछ स्टूडेंट्स का कहना था सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा। तीसरा पॉइंट था कि सर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, और चौथा था आरक्षण क्या है। रिजर्वेशन क्या 40% रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है या रिजर्वेशन को लेके क्या प्रारूप बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग आपको एक डिटेल से बता दूं कि पहला पॉइंट जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया में वह सभी स्टूडेंट जो 2019 में एप्लीकेबल थे और उनका एज अगर एक्सपायर कर चुका है, सपोज थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि वो उस समय जनरल कैटेगरी से था और उनका 36 एज था, तो यानी कि अब 4 साल यानी वो नियर अबाउट 40 ईयर्स के हो गए। तो ऐसे कैंडिडेट्स को सरकार आरक्षण में वो अपने एज में छूट देने वाली है। जो समय सीमा में जो उम्र सीमा की जो छूट है वो बिहार सरकार अगले बहाली में आपको देगी। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार कभी भी उन छात्रों के लिए अहित नहीं करेगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप कहीं से भी रेगुलर डिग्री किए हो, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, चाहे वो 2 साल का जो लेटरल एंट्री है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या 3 वर्षीय डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, अब आप किसी भी कॉलेज से किए हो,
या किसी भी विश्वविद्यालय से किए हो, वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ एलिजिबल होंगे। यहाँ ना कोई यूजीसी का लफड़ा है, ना कोई आईसीटी का लफड़ा है, यहाँ सभी छात्र बैठेंगे। हाँ, सिर्फ एक कंडीशन है, आपका जो मोड होना चाहिए वो रेगुलर मोड की डिग्री होनी चाहिए। यानी आप रेगुलर डिग्री लिए हुए होने चाहिए, चाहे वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से होनी चाहिए। चाहे वो डिग्री 2 वर्षीय लेटरल एंट्री डिग्री हो या 3 वर्षीय आपको डिप्लोमा इन सिविल की डिग्री हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में 25% जो वेटेज है वो आपको संविदा कर्मचारियों के लिए पहले से दिया गया है। यानी कि 75 के लिए 25% संविदा कर्मचारी को दिया गया है और 75% के लिए आपका रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। रिटेन एग्जाम के लिए सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है, आने वाले समय में सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा। उसमें कितना टेक्निकल पार्ट्स होगा, कितना नॉन टेक्निकल पार्ट्स होगा, क्या उसका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, वो सभी हम आपको अगले दिनों में जब सिलेबस आ जाएगा तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा और उसके बारे में एक डिटेल से आपको एक वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको रिजर्वेशन, आरक्षण। आरक्षण में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 40% का जो आरक्षण है एसबीटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस, उन दोनों को 40% का आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आरक्षण में आप एक चीज और याद रखिएगा, जो रिजल्ट आपको बनाया जाएगा चाहे वो 60% पहले बनाया जाए उसके बाद 40%, यानी 60% जो सीट्स है वो ओपन सीट्स होगी, उसमें आप बिहार के एसबीटी के भी स्टूडेंट आएंगे और बाहर से जिन्होंने पढ़ाई किया है वो भी स्टूडेंट आएंगे। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको याद दिला दूं कि इसमें जो आपको रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा यानी कि मेरिट जो बनेगी उसमें विभाग के प्रेफरेंस को लेकर ही आपको 60% और 40% बनाया जाएगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि पहले 60% को बना दिया गया उसके बाद फिर 40 को, नहीं, आपके विभाग के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपका अलॉटमेंट किया जाएगा। चौथी जो एक और मैं पॉइंट आपको बता दूं, थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है अगर स्टूडेंट्स नहीं ला पाएंगे तो वैसे कंडीशन में क्या होगा। तो आप ये पॉइंट बोले बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर 40% जो एसबीटी के लिए आरक्षित सीट है उसमें अगर आप मिनिमम जो पासिंग मार्क्स गाइडलाइन जो है गवर्नमेंट का वो अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो वो 40% सीट्स कन्वर्ट हो जाएगा ओपन सीट्स में। डेट मीन्स वो 60% के स्टूडेंट्स को जाएगा। अगर सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 40% ओबीसी का बॉयज का सीट अगर रिक्त रह जाता है, अगर वैकेंट रह जाता है तो वो 60% बॉयज में जिस भी कैटेगरी में होगा, अगर ओबीसी का सीट खाली है तो वो 60% ओबीसी के सीट को दे दिया जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस का 40% खाली है तो वो 60% ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को दे दिया जाएगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो के बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं मेरे ग्रुप में, और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर सकूं। और आप मेरे चैनल से बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट देता हूं वो सटीक अपडेट देता हूं। आपके मन में कोई भी डाउट ना हो, एकदम तर्क के साथ मैं अपडेट करता हूं। धन्यवाद।